हो गया? आप बताइए कैसा है साउंड? अब लिख रहे हैं वीडियो रोक रहा है, सही है ना? साउंड प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। बोलिए कैसा है? सही हो गया? ठीक, ओके हो गया। चलिए ठीक है, आइए आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के विषय में अवसर की समता समझेंगे। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो अवसर की समता की बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वलिटी की बात की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों के मामले, यानी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में किसी तरह से इसका रिलेशन नहीं। अर्थात इस आर्टिकल का संबंध है सिर्फ पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र के नौकरियों से। तो जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें किसी भी तरह से भेदभाव रोकने की बात की गई है, अर्थात इसमें इक्वलिटी की बात की गई। हमने 15 आर्टिकल में जो वर्ड बताए थे उन वर्ड के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैंने व्यवस्था बताया। 2 वर्ड एक्स्ट्रा यहां जुड़ गया है, एक तो वंशवाद और दूसरा भाई भतीजावाद, और 5 वर्ड जो 15 में थे वो तो रहेंगे। 2 और वर्ड, यानी इन 7 वर्ड के बेसिस पर सरकारी नौकरियों में किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यह व्यवस्था किया गया है अंडर आर्टिकल 16। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 16 के पार्ट 1 और आर्टिकल 16 के पार्ट 2 में भेदभाव करने से रोका गया है। अजय लिख रहे हैं कि क्लास 16 एंड 17 नॉट अवेलेबल। क्या लिख रहे हैं? क्लास 16 एंड 17 नॉट अवेलेबल नहीं है। क्या लिख रहे हैं अजय? नॉट अवेलेबल और फिर नहीं है, ये लिख क्या रहे हैं? आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है? हो गया तो आप अपनी बातें क्लियर कीजिए। 45 शामेंद्र लिख रहे हैं कि 45 आर्टिकल हो गया था सर। शामेंद्र वो हुआ है बैच फर्स्ट में और मैं यहां पढ़ा रहा हूं बैच सेकेंड, तो शामेंद्र लगता है अब बैच फर्स्ट में पढ़े हैं तो वहां हुआ है 45 तक। ये इस समय बैच मैं सेकेंड का क्लास ले रहा हूं, समझ गए होंगे शामेंद्र। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से जीएस फर्स्ट बैच में हो गया। हाँ बिल्कुल सही करें, लगता है कुछ लोग कॉमन पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं या फ्रेंड होंगे तो इस तरह से जानकारी होगा। आइए हम चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो आर्टिकल 16 में 16 पार्ट 1 और 2 में इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की, यानी किसी भी तरह से भेदभाव नौकरियों में नहीं होगा। बट इसी 16 के पार्ट 3 में इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात
जो की गई है फर्स्ट और सेकंड में, जो इक्वलिटी समानता की बात की गई है, यानी सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 16 के पार्ट फर्स्ट और 16 के पार्ट सेकंड में कहा गया। बट 16 के पार्ट थर्ड यानी अंडर आर्टिकल 16 पार्ट थर्ड, ये भेदभाव करने का भी चांस है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की व्यवस्था है, बट रीजनेबल तार्किक बेसिस पर भेदभाव करने का भी चांस है। यानी भेदभाव की व्यवस्था दिया गया है, बट मनमाना भेदभाव नहीं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर तार्किक आधार के आधार पर भेदभाव किया गया। तो यहां पर 16 पार्ट थर्ड में जो भेदभाव किया गया, मैंने अभी बताया 16 पार्ट फर्स्ट और 16 पार्ट सेकंड में सरकारी नौकरियों में भेदभाव करने से रोका गया, बट पार्ट थर्ड में भेदभाव का अवसर है। पार्ट थर्ड में व्यवस्था दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन आरक्षण के आधार पर, रिजर्वेशन आरक्षण जो व्यवस्था दिया गया है 16 पार्ट थर्ड में, इस आरक्षण का ग्राउंड है रेजिडेंस। तो इस आरक्षण का ग्राउंड है रेजिडेंस, आप हिंदी में कहेंगे निवास स्थान। तो रेजिडेंस निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की बात की है। किस तरह से भेदभाव होता है इसको देखिए, आरक्षण किस तरह से निवास के आधार पर दिए जाते हैं। सपोज कर लीजिए आपकी कंट्री में आज दो स्टेट बहुत ही पीछे माने जा रहे हैं, यानी दोनों स्टेट में पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे कहा जाए उत्तर प्रदेश, बिहार। तो माना कि बिहार राज्य को भारत की सरकार, इंडिया गवर्नमेंट ने माना कि पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने लॉ मेकिंग करके एक व्यवस्था दिया। क्या व्यवस्था? बिहार के लोगों को निवास स्थान के बेसिस पर आरक्षण दिया। अब देखिए क्या होगा, सपोज कर लीजिए भारत सरकार ने 4 वर्षों के लिए दे दिया, तो 4 वर्षों तक बिहार में जो निवासी हैं उनको अब आरक्षण मिलेगा। किस प्रकार के आरक्षण, इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेडिकल में एंट्रेंस चल रहा है, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग में एडमिशन चल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो एडमिशन चल रहा है बिहार में, अगर राजस्थान का कोई स्टूडेंट गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश किसी का, और बिहार के स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स मेरिट है, फिर भी उसको बिहार का निवासी नहीं है, इसलिए आउटसाइड ऑफ बिहार के स्टूडेंट को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, ज्यादा मेरिट होने पर भी एडमिशन नहीं हुआ, और बिहार के स्टूडेंट का कम मेरिट होने पर भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, एडमिशन हो गया। तो इस तरह का लाभ बिहार के निवासियों को भारत सरकार ने व्यवस्था दिया 4 साल, तो 4 साल तक मिलता रहेगा। अब क्या होगा, माना कि गवर्नमेंट 2-3 साल और बढ़ा दिया तो उतने सालों तक रहेगा, नहीं बढ़ाया तो चौथे साल समाप्त। यह है रिजर्वेशन निवास स्थान के आधार पर जो आपने देखा। नेक्स्ट रिजर्वेशन की जो व्यवस्था दी गई है वो इस प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है 16 पार्ट 4, यहां भी रिजर्वेशन है, और यहां जो रिजर्वेशन है आरक्षण है। इस रिजर्वेशन आरक्षण का ग्राउंड क्या है, ये है कास्ट, और ये कास्ट जो दिया गया है ये कास्ट ओबीसी। तो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की जातियां, तो अदर बैकवर्ड क्लास जातियों के लिए यहां पर आरक्षण की व्यवस्था किया गया। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास जातियों की जो व्यवस्था की गई है, ऐसी जातियां हमारी समाज की जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, हमारे देश की ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, उन्हीं जातियों को ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी ओबीसी के कैटेगरी में हमारे देश की ऐसी ही जातियां रखी गई हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, उन्हीं जातियों को पिछड़े वर्ग के कैटेगरी में रखा गया है, सभी को नहीं। अब ध्यान दीजिए, कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता दूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 340। अंडर दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप करने का। ये बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी हिंदी में कहा जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग।
पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप करने का, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था अंडर दिस आर्टिकल। जब कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना है तो आप जानते होंगे बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने का पावर राष्ट्रपति को है। तो अंडर आर्टिकल 340 बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट ये पावर प्रेसिडेंट को रियली नहीं, इंडिया गवर्नमेंट जिनको भी चाहेगी इस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट करना प्रेसिडेंट, और जिनको चाहेगी मेंबर करेगी। तो रियली एक कमीशन अपॉइंट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, वास्तव में राष्ट्रपति को नहीं। तो हम लोग अब ये देखते हैं, कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड बाई, ऑप्शन होगा बाई होम मिनिस्टर, बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा, बाई प्राइम मिनिस्टर, बाई प्रेसिडेंट। आपका सही जवाब बाई प्रेसिडेंट। बट रियली ये अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र की सरकार को। अब आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में बैकवर्ड क्लास कमीशन कब सेटअप हुआ। तो आपके कंट्री में फर्स्ट टाइम बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप हुआ था इन 1953 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। तो फर्स्ट टाइम बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप इन इंडिया इन 1953। फर्स्ट टाइम बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन 1953। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड हुआ इन 1953, और 1953 में जो बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप हुआ, इस बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे, इसके सभापति थे, चेयरमैन इसके थे, और इसके चेयरमैन हुआ करते थे काका कालेलकर। ये चेयरमैन थे, चेयरमैन का नाम था काका कालेलकर। और इन्हीं के नाम पर जनरली आप लोग जानते होंगे जो कमीशन का हेड होता है उसके नाम पर कमीशन का नाम पड़ जाता है। तो इस कमीशन का नाम पड़ा कालेलकर कमीशन, कालेलकर कमीशन, यानी इस आयोग का नाम पड़ गया कालेलकर आयोग। इसका नाम पड़ गया कालेलकर आयोग। तो इस तरह से कमीशन आपसे क्वेश्चन कर चुका है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन इनमें से कौन था। आपका सही ऑप्शन होगा कालेलकर कमीशन, कालेलकर है। या फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन इनमें से कौन था, आपका जवाब हो गया फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन विच ईयर, आपका जवाब इन 1953। तो इस बैकवर्ड क्लास कमीशन को सेटअप किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट, और जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा जब ये कमीशन सेटअप हो गया, यानी बाई प्रेसिडेंट का मतलब रियली पावर बता ही चुका हूं गवर्नमेंट, जब ये अपॉइंटेड हो गया तो इस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था। इसने अपना रिपोर्ट दिया इन 1955। 1955 में जब बैकवर्ड क्लास कमीशन अपना रिपोर्ट दिया तो बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, कैबिनेट के सिटिंग में कोई डिस्कस नहीं किया। जरा यहां देखा जाए, पार्थ चौधरी गुजरात कुछ अपनी कमेंट दे रहे हैं, इनकी टिप्पणी देख लिया जाए। इन्होंने लिखा है कि सर जीएस स्पेशल 1 में आर्टिकल 45 तक हो गया है। तो पार्थ चौधरी जी आप ये ध्यान दीजिए, ये जीएस स्पेशल 2 है, एक तो नहीं है। अच्छा हम पता कर लें क्या बात है कि बार बार ये कमेंट आ रहे।
हाँ बच्चों, जो भी GS1 के लोग हैं अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि GS1 में ये क्लास हो चुका है। और GS2 के जो स्टूडेंट हैं उनमें ये नहीं हुआ है, उनके लिए ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो GS1 में 45 आर्टिकल तक हुआ है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हैं तब तक ये सिर्फ GS2 के लिए होगा। और GS1 के स्टूडेंट जो रिवीजन चाहते हैं कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं। और बाद में आप जो सोच रहे हैं कि रिवीजन GS1 के लोग, ये वीडियो हटा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो ये GS2 के लोग क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। GS1 के जो रिवीजन चाहते हैं कर सकते हैं, बट GS1 में ये करा चुके हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग चलते हैं, अब टेंशन न लीजिए, हम लोग बातें करते हैं। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपना रिपोर्ट दिया इन 1955, 1955 में। और 1955 में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो अपना रिपोर्ट दिया, इसके रिपोर्ट पर उस समय की गवर्नमेंट यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया, कोई डिस्कस नहीं किया। तो इस प्रकार से आगे चल करके इस पर कोई व्यवस्था ही नहीं दिया गया। आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थी, जो भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के आए, कोई इसके रिपोर्ट पर चर्चा विचार नहीं किया। आपके कंट्री में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई सेंटर में, और उस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का नाम था जनता पार्टी गवर्नमेंट। उस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री थे, नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पंकज कुछ बातें पूछ रहे हैं, देख लिया जाए। पंकज बोल रहा है कि सर बैच चल कौन सा रहा है? ये बैच नंबर 2 चल रहा है पंकज। और ये जो बातें पढ़ा रहा हूं ये बैच नंबर 1 में पढ़ाया जा चुका है। तो आप अगर बैच नंबर 1 के हों तो ये टॉपिक रिवीजन कर सकते हैं, और चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लोग रिवीजन कर सकते हैं, और 2 वाले के लिए तो ये कंटिन्यू रहेगा ही। 45 तक बैच 1 में पढ़ा चुके हैं, तो 45 तक पहुंचकर आप दोनों लोगों को एक साथ ले लेंगे। क्लियर? तो ये चल रहा है बैच 2, नॉट 1। अजय कुमार, GS1 कब होगा? बस इसी के बाद हो जाएगा, डोंट माइंड। ठीक है अजय, चले आगे। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। और ये आपके कंट्री में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई, मोरारजी देसाई सरकार, इसने बैकवर्ड क्लास जातियों पर विचार करने के लिए एक बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप किया। कब सेटअप किया? इन्होंने सेटअप किया जनवरी 1979। और जनवरी 1979 में जो बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड हुआ, ये 2nd बैकवर्ड क्लास था। ये 2nd बैकवर्ड क्लास, 2nd बैकवर्ड क्लास कमीशन। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। और कब ये हुआ? जनवरी 1979। और इस बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी BP मंडल। तो BP मंडल इसके चेयरमैन थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ गया मंडल कमीशन। BP मंडल के नाम पर मंडल कमीशन। तो इस कमीशन का नेम पड़ा मंडल कमीशन। यानी हिंदी में आप कहेंगे मंडल आयोग। ये मंडल, तो मंडल आयोग नियुक्त किया गया जनवरी 1979 में। और इस आयोग ने स्टडी करके अपना रिपोर्ट दिया, और इसने अपना रिपोर्ट दिया, ये समय था दिसंबर 1980, दिसंबर 1980 में। इस मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया
तो जनवरी 1979 में अपॉइंटेड हुआ, बट इसने रिपोर्ट जब दिसंबर 1980 में दिया, तो रिपोर्ट जब 1980 में दिया तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट गिर चुकी थी। यानी दिसंबर 1980 में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में इस पर मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर कभी डिस्कस नहीं की, कोई चर्चा नहीं, सीधे से इस रिपोर्ट को बंडल बनाकर रख दिया, नो डिस्कस। एक समय आया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री बड़े चोर साबित हुए राजीव गांधी जी। स्वीडन से बोफोर्स तोप का जो खरीदारी किए उसमें कई लाख करोड़ रुपए चोरी इनकी पकड़ गई, क्योंकि सीएजी कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट आया, और इस प्रकार से रिपोर्ट में विद एविडेंस ये बातें आ गई, प्रमाण के साथ बातें आ गई कि इन्होंने बोफोर्स तोप के खरीदारी में करोड़ रुपए की चोरी किया। इस प्रकार से कांग्रेस के एक बड़े कदावर लीडर जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे, सेंटर में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले रिजाइन किया। उस लीडर का नाम था बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और एंटी कांग्रेस जो भी पार्टी थे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ गए। कांग्रेस को बहुत बड़ा पराजय मिला और इस तरह से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार स्टैब्लिश हुए। इस सरकार के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह ही पहली बार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया। यानी कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंप्लीमेंटेड बाई विच गवर्नमेंट, आपका सही जवाब होगा बीपी सिंह गवर्नमेंट। तो बीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन रिपोर्ट इंप्लीमेंट लागू हुआ। किस प्रकार से समझिएगा। बीपी सिंह की सरकार ने अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, अन्य पिछड़ी वर्ग के जातियों के लिए इन्होंने आरक्षण का व्यवस्था दिया। इस प्रकार से यह समय था अगस्त 1990 की बात है। अगस्त 1990 में इन्होंने रिजर्वेशन दिया और ये रिजर्वेशन का व्यवस्था दिया अगस्त 1990 में। ये रिजर्वेशन इन्होंने दिया 27% और 27% रिजर्वेशन किसको? ओबीसी। तो अदर बैकवर्ड क्लास जातियों के लिए 27% इन्होंने आरक्षण दिया। बट जनरल क्लास के कास्ट के स्टूडेंट इसका विरोध किए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किए, ग्राउंड दिखाए कि जाति के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए। इन्होंने माना, इनके वकील ने माना कि सभी जातियों में पुअर हैं, गरीब सभी जातियों, तो जाति के बेसिस पर नहीं, इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ? कुछ समय के बाद इनकी सरकार भी गिर गई और दूसरी गवर्नमेंट आई, पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट। पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या किया? इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दिया। तो पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट ने, ये पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट ने क्या किया? पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दिया और 10% रिजर्वेशन जो दिया, ये दिया रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर, यानी आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक बेसिस पर इन्होंने रिजर्वेशन दिया, ये 10%। तो 10% इन्होंने आरक्षण दिया आर्थिक आधार पर। लेकिन बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट इसका विरोध किए, चैलेंज कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए तो इस मामले में एच.एम. कानिया की बेंच ने, ये एच.एम. कानिया के बेंच ने इस पर डिसीजन दिया। और एच.एम. कानिया की बेंच ने अपना डिसीजन दिया, ये डेट था 16 नवंबर 1992। 16 नवंबर 1992 में इसने अपना निर्णय दिया। और इस तरह से डिसीजन क्या दिया, इनको समझिएगा। डिसीजन इन्होंने इस प्रकार से दिया। 16 नवंबर 1992 को नवंबर 92 जो डिसीजन आया, इसमें जनरल क्लास के तरफ से एडवोकेट ने दलील दिया कि बीपी सिंह सरकार को स्वयं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं, इनको पार्लियामेंट के थ्रू लॉ मेकिंग करना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने मान लिया कि गवर्नमेंट ऑथोराइज है स्वयं अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इस तरह के निर्णय लेने का, आरक्षण देने का उसको अधिकार उचित मान लिया। इसमें दलील दिया गया था कि सभी जातियों में गरीब हैं, इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, जाति की बेसिस पर नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट एच.एम. कानिया की बेंच ने माना कि जाति
उपजाति और पिछड़ेपन का आपस में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए पिछड़े वर्ग का आधार जाति होगा। यानी कास्ट, सब कास्ट एंड बैकवर्डनेस का आपस में क्लोज रिलेशन है, इसलिए बैकवर्ड क्लास का ग्राउंड कास्ट होगा, इकोनॉमी नहीं। और इसको बीपी सिंह सरकार के द्वारा दिया गया आरक्षण उचित मान लिया। आगे अपने डिसीजन में इसने दिया कि आरक्षण मैक्सिमम होना चाहिए 50%, इससे ज्यादा नहीं, बट विशेष परिस्थिति में ज्यादा भी हो सकता है। आप लोग जानते होंगे कई राज्यों में 50% से ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में 69%, राजस्थान में देख रहे हैं 60%, और महाराष्ट्र राज्य में भी फडणवीस सरकार जल्दी ही आरक्षण बढ़ा दिया। तो इस तरह से विशेष परिस्थिति इन सरकारों को डिफाइन करना आसान होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अधिकतम 50%, बट विशेष परिस्थिति में ज्यादा। यही किंतु परंतु बट का फायदा राज्यों की सरकारें उठा रही। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार, मुख्यमंत्री फडणवीस जी से पत्रकार जर्नलिस्ट जब क्वेश्चन किए तो उन्होंने विशेष परिस्थिति कैसे समझाया। पत्रकार को बताया कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मराठाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान रहा है, और ये मराठा मैक्सिमम किसान है जो कि सफर कर रहे हैं बड़े गरीबी में। बहुत ज्यादा इनकी ग्राउंड है जो इरिगेटेड नहीं है, असिंचित है, और इस कारण से इनकी हालात पुअर है। तो इस तरह से ये आरक्षण समाज, मराठा समाज के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र राज्य के विकास के लिए ये जरूरी है, और इसी विशेष परिस्थिति को मानते हुए फडणवीस सरकार ने आरक्षण दे दिया। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से ये व्यवस्था, इसी तरह से राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अनेक राज्यों में ज्यादा है। तो आप ये समझ लीजिए, कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैक्सिमम रिजर्वेशन 50%, फिर कुछ राज्यों में ज्यादा क्यों? तो आप जवाब दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया रिजर्वेशन मैक्सिमम 50%, बट विशेष परिस्थिति में ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो किंतु बट दे दिया विशेष परिस्थिति में ज्यादा, इसी विशेष परिस्थिति को राज्य की सरकारें अपने डिफाइन करके और ये कर रहे हैं। तो कहीं से भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनली माना जाए कि गलत है तो नहीं, ये उचित नहीं है कहना। सुप्रीम कोर्ट का जो चूंकि डिसीजन है तो कहा जाएगा कि अधिकतम है 50%, विशेष परिस्थिति में ज्यादा, और इसी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं। यह हुआ, आपने देखा आरक्षण की बातें। SC ST से संबंधित जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन में दिया था कि SC ST को नौकरी के अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन है, प्रमोशन में। प्रमोशन के लिए उसने रोक दिया कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन आज से 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 92 और प्लस 5 का मतलब 97। बट उसके पहले सरकार ने अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था कर दिया कि ये रोकने की बात नहीं किया, यानी आगे भी रहेगा। तो आज भी होने का कारण रिजर्वेशन आप समझ गए। इसी के साथ हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये होगा 17, अगला अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 की व्यवस्था है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। समझिएगा ये क्या होता है। देखिए हमारे समाज में लंबे समय से बहुत बड़ा डिफेक्ट, बड़ी कमी थी, बड़ी बुराई थी, और ये क्या था? अनटचेबिलिटी, छुआछूत। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने माना कि ये हमारी जो सामाजिक बुराई है, हमारे समाज में डिफेक्ट है, ये सोसाइटी समाज के डेवलपमेंट प्रमोशन में रुकावट बनेगा। तो उन्होंने माना कि मानव मानव है, चाहे कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, और इसलिए अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अंत करने की व्यवस्था किया। एक आर्टिकल क्रिएशन किया 17, और इसमें व्यवस्था दे दिया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। और ध्यान दीजिए
ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता क्या है, असेंबली के मेंबर परिभाषित डिफाइन नहीं किए। अब जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, व्याख्या करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान ने दिया है पावर। तो इस तरह से जब जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बातें हैं, कॉम्प्लिकेसी, जटिलता है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं, तो समय समय से सुप्रीम कोर्ट एक इंटरप्रेटर, एक व्याख्याता के रूप में उन बातों पर विचार करके और सही ढंग से डिफाइन, परिभाषित करता है, उसका क्लियर व्याख्या कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने डेफिनेशन व्याख्या में बोला है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पर किसी व्यक्ति को इस आधार पर अछूत मान करके प्रवेश करने से रोकना ही अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता कहा गया है। यानी कोई पार्क है, रेलवे का प्लेटफॉर्म है, कोई भी पब्लिक प्लेस, और वहां पर प्रवेश करने, वहां स्थान लेने से किसी को रोकना अछूत के बेसिस पर, इसी को कहा जाएगा ये अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता को महत्व देना है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट इसके लिए लॉ मेकिंग कर चुकी है, और गवर्नमेंट इसके लिए लॉ मेकिंग की है इस प्रकार से। गवर्नमेंट ने लॉ मेकिंग किया इसके अंत करने के लिए, यह था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम यानी इंग्लिश होगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट, ये अधिनियम गवर्नमेंट ने तैयार किया इन 1955, 1955। और अंडर दिस इन्होंने व्यवस्था क्या दिया, इन्होंने व्यवस्था किया 6 महीने का जेल और 500 रुपये फाइन। जुडिशरी जो उचित समझेगी पनिशमेंट देगी, ये व्यवस्था किया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस लॉ के नेम को चेंज कर दिया, यानी इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके कर दिया सिविल राइट। इसका नाम चेंज करके इन्होंने व्यवस्था कर दिया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। और यह व्यवस्था इन्होंने किया 1976 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और ये अधिनियम कब, 1976। तो इस प्रकार से सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, इसका नाम बदलकर किया गया कब, कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा। और इसी के साथ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को रोकने की व्यवस्था आपसे एसएससी कमीशन भी पूछ चुका है, किस एक्ट में है। आपका जवाब होगा आपका किस आर्टिकल में है, आपका जवाब होगा आर्टिकल 17। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल बातें करेंगे, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का विषय है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स समझेंगे। दरअसल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 पार्ट 1 में व्यवस्था दिया गया है कि सिर्फ सेना और विद्या के मामले में ही टाइटल देने की बात की है, अन्य किसी मामले में नहीं। और इस प्रकार से सेना के लिए जो टाइटल्स दिए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे, हमारे सेना के जवान जो बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं दुश्मन से लड़ते हुए, तो या तो अपने को शहीद हो गए, मरणोपरांत टाइटल मिलता, या जीवित रहे तो स्वयं जीवन जीते उनको पुरस्कार टाइटल मिलता है उनको टाइटल मिलता है परमवीर चक्र, अशोक वीर चक्र, इस तरह के टाइटल मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो टाइटल दिए जाते हैं, ये सेना के ऑफिसर या सेना के सिपाही के बहादुरी का प्रदर्शन जो करते हैं, उनकी हौसले अफजाई करने के लिए दिए जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने विद्या के क्षेत्र में बताया, तो विद्या के क्षेत्र में बहुत सारे जो हमारे कंट्री के यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर कोई एमफिल किया, डीफिल, पीएचडी, डीलिट, ये सारे टाइटल्स ये एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ 18 के पार्ट 2 में कहा गया, 18 पार्ट 2 में कहा गया है कोई भी भारत का नागरिक
किसी विदेशी राज्य से कोई टाइटल उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। और 18 के पार्ट 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, समझिएगा यहां व्यक्ति से मतलब है जो नागरिक नहीं, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं, क्लियर कहा गया 18 पार्ट 3, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं, भारत राज्य क्षेत्र में रहता है, किसी भी विदेशी राज्य से कोई टाइटल प्राप्त करना है तो बिना भारत के राष्ट्रपति के परमिशन के प्राप्त नहीं कर सकता। और 18 के पार्ट 4 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है यानी फॉरेन कंट्री का है, सिटीजन नहीं, अगर वो कभी भी कोई टाइटल उपाधि विदेशी राज्य से प्राप्त करना चाहता है या कोई पद प्राप्त करना चाहता है तो भारत के राष्ट्रपति के बिना परमिशन के नहीं। 18 थर्ड और फोर्थ में अंतर समझिए, थर्ड में सिर्फ टाइटल की बात कही गई है और 18 फोर्थ में टाइटल एंड पोस्ट दोनों बातें की गई, यही डिफरेंस है। इस प्रकार से यह है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। और इसी के बाद अब हम लोग कुछ टाइटल से रिलेटेड और बात करें। आपके कंट्री में 1954 में कुछ टाइटल दिया जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। तो 1954 में आपके कंट्री में कुछ और टाइटल दिया जाना शुरू किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा। ये टाइटल थे भारत रत्न, नेक्स्ट पद्म विभूषण, नेक्स्ट पद्म भूषण और नेक्स्ट पद्मश्री। तो ये टाइटल दिए गए। तो ये जो टाइटल दिए गए 1954 में, इसके पहले नहीं था। इसके पहले जो व्यवस्था था हमने अभी बताया, 18 में जो व्यवस्था था ये सारे टाइटल नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने 1954 में जब ये टाइटल देना शुरू किए तो इस परिस्थिति में क्या हुआ समझिएगा। जब ये टाइटल दिया जाना शुरू किए तो लगातार ये टाइटल दिया जाता रहा उनके शासन में, लाल बहादुर शास्त्री जी के शासन में, इंदिरा जी के शासन में। लेकिन फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तो ये टाइटल देना रोक दिया। क्यों? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने माना कि बिफोर फ्रीडम, आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टाइटल देती थी, लॉर्ड, सर एटसेट्रा, ये सारे टाइटल देकर हमारे समाज की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा पैदा करती थी। इसी को दलील देते हुए इन्होंने माना कि कांग्रेस की सरकार ही उसी तरह से हमारे समाज को कमजोर करना चाहती है, हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए खतरा पैदा करना चाहती है, समाज में भेदभाव पैदा कर रही है। ये टाइटल देकर विरोध किया और इसी विरोध के साथ इसको समाप्त कर दिया। लेकिन आप जानते होंगे 5 ईयर टर्म नहीं चला, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 2.5 साल के आसपास चली गई। फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई, कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस जब आई तो अपनी पुरानी परंपरागत ये व्यवस्था नेहरू जी के समय का टाइटल फिर शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो फिर मोरारजी देसाई सरकार के जो लीडर थे उस समय के, जो अपोजिशन में थे, जनता पार्टी के लीडर, वो इसका विरोध किए। विरोध ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जब चैलेंज किए तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन इस प्रकार से दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि ये टाइटल जो दिया जा रहा है ये दिया जाना उचित है और इस टाइटल को ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए गए टाइटल से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो जो भी टाइटल आज के डेट में सरकार दे रही है, उस समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जो भी टाइटल आज के डेट में सरकार दे रही है ये कहीं से भी गलत नहीं है, दिया जाना चाहिए, उचित है। बट जिनको भी दिया जाए वो अपने नेम के साथ इसका यूज प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज कमीशन आपसे राजस्थान पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इस पर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, टाइटल से रिलेटेड क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट टाइम में यह टाइटल दिया जाना रोका गया है। बी, प्रेजेंट टाइम में टाइटल दिया जाना उचित है और नेम के साथ प्रयोग भी किया जा सकता है। सी, प्रेजेंट टाइम में टाइटल दिया जाना उचित है बट नेम के साथ इसका यूज प्रयोग नहीं किया जा सकता। और डी, नन ऑफ दिस। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, अर्थात इसमें सही जवाब होगा सी, जो टाइटल दिया जाना उचित है बट नेम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपको एग्जाम्पल दे दूं, सचिन तेंदुलकर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न का टाइटल दिया।
लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर जिस बिल्डिंग में रहते हैं नेम प्लेट पर लिख दे अगर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन दिया उसका वायोलेशन उन्होंने गलत किया और पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन हम आप तो कहेंगे सचिन तेंदुलकर, ये भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, कोई बात नहीं। वो अपने नेम प्लेट अपने नेम के साथ या ये कहिए अपने लेटर पैड में नहीं लिख सकते। हाँ, सचिन तेंदुलकर अगर पीएचडी किए होते तो लिख सकते थे डॉक्टर सचिन तेंदुलकर। इसी प्रकार से बीटेक किए होते तो लिख सकते थे इंजीनियर सचिन तेंदुलकर, बट भारत रत्न तेंदुलकर नहीं लिख सकते। आप समझ गए होंगे, तो कमीशन आपसे प्रश्न यहां करता है, आप समझ गए, जवाब दे सकते हैं। और इसी के साथ देखा जाए नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा 19 अनुच्छेद 19। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. और ध्यान दीजिए आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 पार्ट फर्स्ट में कहा गया है, अनुच्छेद 19 पार्ट फर्स्ट में कहा गया है ऑल सभी नागरिकों को इंग्लिश है ऑल आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट, ऑल सिटीजन्स shall have the rights all citizens shall have the rights, सभी नागरिकों को। और समझिए ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट्स, सभी नागरिकों को जो व्यवस्था दिया गया है इसमें इस प्रकार से, ये 19 पार्ट फर्स्ट में फ्रीडम है इस प्रकार से, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इस प्रकार से फ्रीडम है ये, और जितने भी फ्रीडम है इन पर रोक लगाने की व्यवस्था, रेस्ट्रिक्शन की भी व्यवस्था है। फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन यानी रोक लगाने की व्यवस्था किस तरह से है, प्रतिबंध निर्बंधन की व्यवस्था किस तरह से है, इनको समझिए। फ्रीडम पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है इस प्रकार से, यह है आर्टिकल 19 पार्ट सेकेंड से लेकर और आर्टिकल 19 पार्ट 6, इसमें फ्रीडम है, समझेंगे। 19
पार्ट फर्स्ट में दिया गया है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। अच्छा, आप लोगों का थोड़ा कमेंट देख लें। अंकित ने लिखा है सर हिस्ट्री की क्लास कब से होगी? अच्छा, कितने दिन से अंकित नहीं हो रहा है? क्या महीनों हो गया? अंकित बताइए, क्या महीनों से हिस्ट्री नहीं हो रहा है? संतोष बोल रहे हैं हिस्ट्री कब होगा सर? बताइए अंकित और संतोष, कितने महीने से नहीं हो रहा है? सबसे पहले जल्दी बोलिए, अंकित और संतोष जल्दी। अंकित, संतोष, ये बताइए, आप हिस्ट्री के क्लास में ये कहेंगे पॉलिटी का क्लास कब होगी, तो जरा ये बताइए, आपकी यही मेंटलिटी रहेगी, आप पढ़ेंगे क्या? न हिस्ट्री पढ़ेंगे, न पॉलिटी पढ़ेंगे, न साइंस पढ़ेंगे, सिर्फ उछल कूद करेंगे। हिस्ट्री में पॉलिटी, पॉलिटी में हिस्ट्री, साइंस में इकोनॉमी, इकोनॉमी में ज्योग्राफी, यही करेंगे। पढ़ाई का मतलब कंसंट्रेशन होता है। घर भी यही उछल कूद करते होंगे, ये सच्चाई है। आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि अंबेडकर जी हैं, सरदार पटेल हैं, बड़े विद्वान, सब जानते हैं। यहां से भी तो कुछ डाउट हो सकते हैं, बट इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ हिस्ट्री क्लास कब होगी? ऐसा भी नहीं है कि जीएस के सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए, वही बाकी है, हो क्यों नहीं रहा? सभी सेक्शन करने हैं, और कोई भी सेक्शन हो क्लास तो चल रहा है, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। यानी आपकी मेंटलिटी अच्छी नहीं दिख रही है। तो प्लीज मैं चाहूंगा एक अच्छे कंपटीटर के रूप में पढ़ें, और किन्हीं कारण से 2-4-5 दिन रुका होगा क्लास हिस्ट्री का, लग जाएगा। हमारा भी तो क्लास बीच में रुका था, कहीं सेट हम सेट थे, कहीं हम और भी क्लास कहीं बहुत जगह चल रहा था, वहां बिजी थे, बट कोई तो क्लास चल रहा था। लेकिन क्लास रुकवा करके हिस्ट्री का क्लास कब होगी, और हिस्ट्री का क्लास होगा तो पॉलिटी की क्लास कब होगी, यानी सिर्फ यही करेंगे तो आप कैसे पढ़ते हैं इस पर तो किसी को भी डाउट होगा। घर भी ऐसे पढ़ाई होती होगी, ठीक है? तो प्लीज संतोष एंड अंकित, दो लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा, उछल कूद न करें, और कोर्स जो भी चल रहा है पढ़े। ऐसा नहीं कि सारे खत्म हो गए, हिस्ट्री ही बाकी है, वो हो ही नहीं रहा, तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें। अब ऐसा करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेट होकर रिजल्ट देंगे, अच्छा करेंगे। और मैं सभी से उम्मीद करता हूं, यही एक ताकत है आपका, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे मेहनत से लगना, कॉन्सेंट्रेट क्लास में हो, आप सभी अच्छा रिजल्ट देंगे। ये उछल कूद वाला पढ़ाई कोई मतलब नहीं होता है। आइए, तो एक लोग कुछ कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा ऊपर, अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, ऊपर बैठो, आप देख नहीं रहे हैं, बहुत सही है। आइए, हम खड़े ही हो गए, अब आपको दिख रहा होगा, तो आइए देखा जाए। तो जितने भी फ्रीडम है उन पर रोक लगाने की व्यवस्था है, और फ्रीडम पर रोक लगाने की व्यवस्था इस प्रकार से। पीसीएस यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 19 के अंडर जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में, उन पर रोक लगाने, रेस्ट्रिक्शन की व्यवस्था किस आर्टिकल? ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उन पर रोक लगाने की व्यवस्था किस आर्टिकल में? और यूपी पीसीएस ने ऑप्शन में दिया था इस तरह से, आर्टिकल 19 पार्ट 2 टू 19 पार्ट 5, आर्टिकल 19 पार्ट 4 टू 19 पार्ट 7, 19 पार्ट 3 टू 19 पार्ट 6, और डी दिया था नन ऑफ दिस। आप क्लियर हैं? जवाब ये है 2 टू 6, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था, इसलिए यूपी पीसीएस के इस क्वेश्चन का जवाब था नन ऑफ दिस। तो ये यूपी पीसीएस पूछा है, आप क्लियर होंगे। इसी आर्टिकल में प्रतिबंध, रोक लगाने की बात है। किस पर प्रतिबंध? जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता संविधान हमको आपको दिया है, यानी जो भी फ्रीडम, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अनलिमिटेड कोई नहीं है, एक लिमिट में है, उन पर रोक लगाने की व्यवस्था दी गई। क्लियर? अब हम लोग फ्रीडम की बात करें, तो फ्रीडम में सबसे पहले हम लोग बात करें, फ्रीडम में व्यवस्था जो दी गई है, फर्स्ट फ्रीडम है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। सबसे पहले तो देखें कि 19 आर्टिकल के जो फ्रीडम है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए नहीं। तो वर्ड इस्तेमाल किया गया है सिटीजन, नॉट पर्सन, व्यक्ति शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, सिटीजन इस्तेमाल किया गया है। एसएससी कमीशन आप लोगों से यहां क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को फ्रीडम प्रोवाइड करता है? इस क्वेश्चन का जवाब यही ऑप्शन था, आर्टिकल 19।
तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में सिर्फ इंडियन सिटीजन को फ्रीडम प्रोवाइड किए गए हैं। ये एसएससी कमीशन का पूछा गया क्वेश्चन है, यही जवाब होगा। आइए आगे चलते हैं। तो फ्रीडम नंबर फर्स्ट आपने लिखा है ए में। ए आपको मैंने बताया एक्सप्रेशन एंड ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 19 पार्ट फर्स्ट के ये में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात जो की गई है, भाषण और व्यक्ति की, ये सबसे पहले समझिए क्या एक्सप्रेशन स्पीच जो होते हैं, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए वर्ड यूज करना कंपलसरी है, आप समझ लीजिए। तो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग करना जरूरी नहीं, विदाउट वर्ड यूज किए भी हम आप एक्सप्रेशन करते हैं। किस तरह से? जैसे मान लीजिए गूंगे लोग हैं, अपने इंडिकेट संकेत करके बात कर लेते हैं, ये क्या हुआ? ये भी एक्सप्रेशन है, बट वर्ड यूज नहीं हुआ, इंडिकेशन संकेत में बात हुआ। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति करने के लिए शब्दों का प्रयोग जरूरी नहीं है, विदाउट वर्ड यूज किए भी एक्सप्रेशन करते हैं। बड़े बड़े चित्रकार, पेंटिंग करने वाले लोग चित्रों और पेंटिंग से भी अपने एक्सप्रेशन, अपने विचार अभिव्यक्ति देते हैं। तो यही जवाब उचित है कि एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग जरूरी नहीं, बिना शब्दों का प्रयोग किए भी कर सकते हैं, शब्दों का प्रयोग कंपलसरी नहीं। और अब हम लोग बात करते हैं, ये एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम, स्वतंत्रता है, अनलिमिटेड नहीं, असीमित नहीं है, रोक लगाने की व्यवस्था। जैसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया और उसके अगेंस्ट एक्सप्रेशन कोई दे रहा है, आग उगल रहा अगेंस्ट, तो ये माना जाएगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवज्ञा, और कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है, ऐसे एक्सप्रेशन से रोक सकता है, या पुलिस प्रशासन रोक लगाएगी। इसी प्रकार से देखा जाए और भी एग्जाम्पल, जैसे कोई भी व्यक्ति है भारत की राजधानी दिल्ली मुखर्जी नगर में किसी मंच पर स्पीच दे रहा, और स्पीच में बार बार भाषण में बोलता है कि दाऊद इब्राहिम एक बड़े जेंटल पर्सन है, या हाफिज सईद पाकिस्तान के बड़े महात्मा है, बड़े सज्जन इंसान। इसका मतलब आप समझ गए, दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा टेररिस्ट, हाफिज सईद भी बहुत बड़ा टेररिस्ट, और इतने बड़े टेररिस्ट आतंकवादी को अगर जेंटल पर्सन कोई स्पीच, भाषण में बोलता है, इसका मतलब है वो क्राइम को प्रमोट कर रहा है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। तो इस बेसिस पर प्रशासन, शासन उस पर रोक लगाएगी, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति करने से, भाषण देने से रोकेगी। तो ये भी आपने देखा, ये रेस्ट्रिक्शन, रोक लगाने की व्यवस्था रीजनेबल, तार्किक है, मनमाना रोक लगाने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि अगर नहीं रोका जाता तो ऐसे व्यक्ति के एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति से क्राइम को प्रमोशन मिलेगी। आपको याद होगा जेएनयू में इसी तरह के काम हुए थे, लोगों ने नारे दिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अब जरा बताइए, अफजल क्या था? एक बहुत बड़ा टेररिस्ट, और उसके लिए कहा जाए कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, यह हमारी नेशनलिटी के अगेंस्ट है, इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट नारा दिया गया, भारत तेरे कितने टुकड़े। अब जानते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटेग्रिटी को बहुत महत्व दिया, बहुत महत्व दिया गया, और इस तरह से ये टुकड़े होने की बात किया जाए तो इंटेग्रिटी के खिलाफ है और ये नेशनलिटी के खिलाफ है। फिर भी ऐसा हुआ तो ऐसे मामलों में प्रशासन, सरकार को जबरदस्त पनिशमेंट की व्यवस्था करना चाहिए, एंटी नेशन आवाज को रोकने का प्रयास, इस तरह का पॉलिसी, इस तरह का लॉ होना चाहिए। यानी इस तरह की जो व्यवस्था दी गई है, ये एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं है। अगर ऐसा नुकसान होता है तो ऐसे लोगों को ऐसे एक्सप्रेस अभिव्यक्ति करने से रोका गया है। अब समझ गए होंगे। तो ये एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति करने की जो फ्रीडम है, मैंने प्रूफ किया कि ये फ्रीडम एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट में है। तो एंटी नेशन आवाज उठाना, या इंटेग्रिटी, अखंडता के खिलाफ आवाज उठाना, या भाईचारे बंधुत्व के खिलाफ, आपकी आवाज से अगर सिक्योरिटी खतरे में पड़ता है, लॉ ऑर्डर इफेक्टेड होती है, तो आपकी एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति, आपके स्पीच, भाषण पर सरकार रोक लगाएगी। यानी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, स्पीच का फ्रीडम अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं, असीमित नहीं। ठीक है, थैंक यू सिमित जी और नमो जी, थैंक यू, और बाकी लोग सभी को थैंक यू। समझ रहे हैं इसका मतलब। आइए हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे इस प्रकार से। तो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट फ्रीडम है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का।
तो हम आप भारत के नागरिकों को फ्रीडम है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग असेंबल कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। बट ये असेंबल जुलूस कैसा होना चाहिए? पीसफुली होना चाहिए, शांतिपूर्वक। ध्यान दीजिएगा, पीसफुली शांतिपूर्वक की जो बात की गई है ये होना चाहिए। ये रोक लगाने की व्यवस्था है, अनलिमिटेड नहीं है। एग्जाम्पल आपको देके बता दूं, जैसे मान लीजिए आप सभी टाइम्स के स्टूडेंट ऑफलाइन हमारे यहां क्लास कर रहे हैं और माना कि एसएससी एग्जाम नहीं आप हैं, एसएससी कमीशन पेपर आउट हो गया, एग्जाम समय से नहीं लिया, जो भी कमियां हैं उसको लेकर के आप एसएससी एग्जाम नहीं प्रदर्शन किए। आपके सपोर्ट में हम इस टीचर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। माना कि ये प्रदर्शन यूपी में हो रहा है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जहां भी। तो जिस राज्य के जिस डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को अगर डाउट हुआ कि आप टाइम्स के स्टूडेंट और टीचर जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिखावा है शांतिपूर्वक, पीठ पर जो बैग लिए हैं, बड़े बड़े हथियार लिए हैं, चक्कू वगैरह जो भी, कलेक्टर को डाउट हुआ, क्या करेगा? सीआरपीसी का एक सेक्शन है 144, अंडर दिस सेक्शन कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा देगा। और जानते होंगे कर्फ्यू में 4 से ज्यादा लोग एक साथ मूव नहीं कर सकते। जहां सैकड़ों लोग असेंबल कर रहे थे, अब 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। पुलिस तैनात करके कलेक्टर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहीं भी उपद्रव के चांसेस हैं तो डंडा भी चार्ज करेगा। यानी आप ये नहीं दलील से दे सकते कि ये असेंबल करने का फ्रीडम है। फ्रीडम है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है। एक लिमिट में है, एक सीमा में है। किसी भी तरह से लॉ ऑर्डर अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो पीस एंड सिक्योरिटी के विशेष पर इस तरह से शासन प्रशासन रोक लगाती है आपके ये असेंबल जुलूस करने पर। क्लियर? नेक्स्ट दिया गया है यूनियन एसोसिएशन बनाने का। तो भारत के लोग जैसे फार्मर है, फार्मर यूनियन बनाते हैं, व्यापारी है, व्यापार मंडल, इसी प्रकार से टीचर, टीचर एसोसिएशन। तो विभिन्न वर्गों के लोग अपना एसोसिएशन यूनियन बनाते हैं, लेकिन अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है। आपको एग्जांपल दूं इंडिया का, जम्मू कश्मीर राज्य के, हमारे भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में एक यूनियन है जिसका नेम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब जानते होंगे कुछ समय पहले एनआईए का रिपोर्ट आया और कई चैनल पर पब्लिकली सार्वजनिक किया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो बड़े बड़े लीडर थे, उन लीडर के अकाउंट में बड़े बड़े आतंकवादी संगठन के द्वारा पैसे डाले गए थे। कुछ रुपये लाखों करोड़ों इस्लामिक कंट्री से भी आए थे और एनआईए इस बात की सच्चाई पता कर लिया कि उस रुपये का यूज पत्थर चलवाने में ये अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने किया। तो कई अलगाववादी संगठनों के जो यूनियन थे, प्रशासन ने अरेस्ट किया, जेल में भी डाला है, केसेज अभी चल रहे हैं। यानी यूनियन का फ्रीडम है बनाने का, बट अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं। और किसी भी यूनियन से हमारे सोसाइटी सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है, खतरा पहुंचता है, तो ऐसे यूनियन पर बैन रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। यह है यूनियन की बात। तो कोई भी यूनियन एसोसिएशन हम लोग तैयार कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं। इतना ही नहीं, नेक्स्ट कहा गया है 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा एक और वर्ड इसमें जोड़ा गया, और वो वर्ड क्या है? कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन, सॉरी कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समिति। तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, सहकारी जो समिति हैं, इनके लिए भी रोकने की बात की गई है। यह भी होना चाहिए कैसा? पीसफुली, शांतिपूर्वक, यानी इससे कोई नुकसान ना हो। तो भारत के नागरिकों को यूनियन, एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अब देखा जाए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट फ्रीडम है ऑल ओवर इंडिया में भ्रमण करने का। तो एक जगह से दूसरे जगह हम भारत के नागरिक मूव कर सकते हैं, बट ये फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट में है। जैसे जिस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, सपोज कर लीजिए वो क्षेत्र ट्राइबल एरियाज के, और ट्राइबल एरियाज के लोगों के अपनी मूल फीचर विशेषताएं होती है। तो अगर ऐसा लगता है कि वहां के लोगों की जो कल्चर, संस्कृति, विशेषता है अदर लोगों को वहां जाने से अफेक्टेड होगा, तो गवर्नमेंट आपके इस भ्रमण के अधिकार पर भी रोक लगा सकती है, अनलिमिटेड फ्रीडम में। और नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट फ्रीडम, रिसाइड एंड सेटल, निवास अधिवास का।
तो देखिए हम आप ऑल ओवर इंडिया रिसाइड करते हैं, कहीं भी जाते हैं, 2-4-10 दिन रुके, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से घूमे फिरे चले आए, ये फ्रीडम ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, यूपी, पंजाब, कहीं भी। लेकिन परमानेंट सेटल होने का फ्रीडम आपके कंट्री के कुछ स्टेट हैं जहां स्पेशल स्टेटस है, वहां सुविधा नहीं। आप रिसाइड कर सकते हो वहां कुछ दिन के लिए, बट परमानेंट सेटल नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर 370 में स्पेशल स्टेटस, अगर वहां पर जाते हैं तो रिसाइड कर सकते हैं, बट अस्थायी रूप से सेटल का फ्रीडम नहीं है। तो ये भी आपने देखा, ये भी अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं। नेक्स्ट फ्रीडम है, इसी के साथ उसको देखते हैं। नेक्स्ट है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करना। तो इस तरह से कोई भी जीविकोपार्जन, परिवार चलाने के लिए व्यापार बिजनेस करते हैं, बट ये भी अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार बिजनेस कर रहा है मेडिसिन का, नंबर फर्स्ट समझिए, सारे व्यापार को अलाउ नहीं किया गया है, रोक लगाने की वैसे भी है। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, कुछ ऐसे भी व्यापार जो रोका गया है, अनलिमिटेड नहीं। और व्यापार की जो व्यवस्था दी गई है वो इस तरह से दिए गए, जैसे व्यापार बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए आपके कंट्री में लॉ है कि मेडिसिन के शॉप का रजिस्ट्रेशन उसी के नेम से होगा जो वी फार्मा किया, और कोई व्यक्ति मेडिसिन के शॉप का रजिस्ट्रेशन करा लिया एक दोस्त के सहयोग से, और इस तरह से जो दोस्त आपका सभी सहयोग किया उसी को भूल गए, महत्व नहीं दे रहे, वही दुश्मन बन गया, कंप्लेन कर दिया पुलिस में। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि मेडिसिन के शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए जो वी फार्मा की व्यवस्था है वो गलत है। 10th ही आप फेल है, और 10th फेल हो गए, उसके बाद पढ़े ही नहीं, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट फ्रेंड ने बनवा दिया 10th फर्स्ट क्लास, 12th फर्स्ट क्लास, बीएससी फर्स्ट क्लास और बी फार्मा भी फर्स्ट क्लास। इस बेसिस पर मेडिसिन के शॉप का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया, सच्चाई पकड़ गया, पुलिस इमीडिएट उनको अरेस्ट किया, उचित स्थान पर डाल दिया। उचित स्थान समझ गए आप लोग, जेल। और इस प्रकार से इसका मीनिंग हुआ कि जो फ्रीडम दिया गया है ये फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट में है। हम आप किसी भी तरह से ऐसी गलतियां करते हैं तो रोक लगेगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं व्यापार बिजनेस कारोबार में, जैसे मेडिसिन लाखों का है, पुलिस ने तुरंत सीज कर दिया लाखों का मेडिसिन, हाथों में हथकड़ी, जेल में डाल दिया। यानी व्यापार करने का फ्रीडम ये नहीं कि अपनी मर्जी कुछ भी चले, कुछ भी करें, नहीं, एक लिमिट में। व्यापार बिजनेस कारोबार का जो फ्रीडम ये भी अनलिमिटेड नहीं। और इसी के बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 है। प्रोटेक्शन in respect of conviction. For offenses अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए इसमें 20 के पार्ट फर्स्ट में व्यवस्था दिया गया और 20 पार्ट फर्स्ट में व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया।
20 पार्ट फर्स्ट में व्यवस्था दिया गया है, कोई भी व्यक्ति जब कभी गलती करता है, कोई भी व्यक्ति, अच्छा निशांत का कहना है कि सर सहकारी समिति क्या है। चलिए देखिए, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी जो देखा जाए एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं, पब्लिक कुछ लोग मिल करके एक समिति रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं, एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है जो एसोसिएशन जैसे होता है उसी प्रकार से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति होती है। अब समझ गए? तो सहकारी समिति एक ऐसी बॉडी जो नॉन गवर्नमेंट बॉडी, सरकार के कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होता, पब्लिक अपने कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए बना लेती, जो भी उद्देश्य है उसके लिए। समझ गए होंगे? और बाकी किसी का कोई टिप्पणी कोई कमेंट ऐसा नहीं है। सुमित जी का मैं देख लूं, सर आप SBI टीचर्स, अब क्या लिखे हैं सर, आप सभी टीचर्स सही पढ़ा रहे हो, ऐसे ही ज्ञान देते रहो। थैंक यू सुमित जी, आप सभी ऑफिसर बने, ऐसा ही हम लोगों का एक तरह से संकल्प है, उद्देश्य है, और इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम टाइम्स के सभी टीचर लगे हुए हैं। हम लोगों का यही उद्देश्य है, यही एक टारगेट लेके चले हैं कि हर घर में हम लोग प्रयास करें एक सरकारी ऑफिसर और सही दिशा में सही उद्देश्य को लेकर चला जाए, नित्य मेहनत किया जाए तो जो लक्ष्य रखा गया है निश्चित पूरा होगा। तो आप सभी हमारे यहाँ से पढ़ के ऑफिसर हों, बड़ी खुशी होगी। आप सिर्फ एक फ़ोन करके बतावें कि आपके यहाँ पढ़ने के बाद टाइम्स में एक अच्छा रिजल्ट दिए, बस यही उद्देश्य हम लोगों का। थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग। देखा जाए तो इसमें दिया गया है 20 पार्ट फर्स्ट में, 20 फर्स्ट में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब कभी कोई गलती किया, कोई व्यक्ति, यहां शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर, मैं सिटीजन नहीं बोल रहा हूं, पर्सन व्यक्ति बोल रहा हूं, और डिफरेंट समझिए। पर्सन का मीनिंग है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ आर इंक्लूडेड, यानी व्यक्ति में भारत के नागरिक भी इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित हैं, और जो नागरिक नहीं है, फॉरेनर है, हमारे देश में रहता है, वो भी दोनों। बट सिटीजन में फॉरेनर बाहर हो गए, सिर्फ सिटीजन ही आएंगे। क्लियर? तो 20 की जो बात की गई है यह सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, भारत में रहने वाले सभी के लिए। तो कहा गया है कोई व्यक्ति जब कभी गलती किया, उस समय के लॉ में जितने पनिशमेंट की व्यवस्था है, कभी भी उसको पनिशमेंट मिलेगा उतना ही, न उनसे कम न ज्यादा। और समझिएगा कैसे, कोई व्यक्ति जब कभी गलती किया, गलती से मतलब क्या है, लॉ में जो प्रोविजन है, कानून में व्यवस्था, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी आपकी एक्टिविटीज होती है, हम आप कोई काम करते हैं, तो माना जाएगा कोई गलती नहीं। लेकिन लॉ में जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट हम आप कोई काम करते हैं, हो गया गलती, यही है गलती। तो सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति कोई गलती किया, सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति गलती किया, फरवरी में कोई डेट है, फरवरी 2005, और उस समय उस गलती के लिए फरवरी 2005 में इसके लिए पनिशमेंट था 3 मंथ का जेल, 3 महीने की जेल की व्यवस्था। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रैल 2007 में इंडिया गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करके व्यवस्था किया, इस तरह के गलती के लिए 5 मंथ का जेल होगा, 2 महीने बढ़ा दिया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट दिया, कब, सुप्रीम कोर्ट उस पर हियरिंग किया, पनिशमेंट दे रहा है कब, ये मार्च 2019। तो आप जरा बताइए, आप लोग बताइएगा कि उस व्यक्ति को पनिशमेंट 3 मंथ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या 5 मंथ, बोलिएगा, उसको पनिशमेंट 3 मंथ मिलेगा या 5 मंथ? जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी लिखिए। 3 मंथ वाले 3 मंथ, 5 मंथ वाले 5 मंथ। अगर समझे होंगे तो सही जवाब देंगे। देखा जाए कितने लोग समझे। जवाब अपने कमेंट में जल्दी लिखिए। पनिशमेंट उसको 2019 में मिल रहा है, तो 3 महीने मिलेगा या 5 महीने जेल। जल्दी लिखिए कितना, देखा जाए कितने लोग सही बताते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी कमेंट में अपनी बातें।
जल्दी कोई निशांत, ठीक है 3 महीना। और कोई और कोई 3 महीना। और कोई मोनिका 3 महीना, ठीक है। और कोई, चलिए हमें खुशी है कि आप सभी लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, यानी क्लास को बड़े कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे हैं, बहुत सही जवाब दिया यानी समझ रहे हैं। और इससे मुझे खुशी ये हो रहा है कि कॉन्सेप्ट आपके इतने क्लियर हैं, जो थोड़ा भी टाइम नहीं लगा तुरंत सही जवाब दिए। अर्थात इसी तरह से आप क्लियर कॉन्सेप्ट करते रहे तो न सिर्फ सीजीएल, सीपीओ, पीसीएस, सीडीएफ, सीएपीएफ, ये सभी एग्जाम आराम से कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए आसान दिखेंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते चल रहा हूं, सभी आसानी से करेंगे। थैंक यू, सभी का जवाब सही है। आइए देखा जाए। तो इस प्रकार से फिर एक बार बता दूं, कोई व्यक्ति जब कभी कोई गलती किया, उस समय के लॉ में जितने पनिशमेंट के व्यवस्था होंगे, कभी भी उसको जुडिशरी पनिशमेंट देगी उतना ही, न उनसे कम न ज्यादा। भले ही गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करके 2007 में पनिशमेंट बढ़ा दिया, बट उस व्यक्ति ने गलती 2007 में नहीं किया था, 2005 में। और उस समय के लॉ में व्यवस्था 3 मंथ था, इसलिए 3 मंथ ही कभी भी मिलेगा पनिशमेंट जुडिशरी के द्वारा, न उससे बढ़ा हुआ। अगर सरकार घटा भी दिया गया पनिशमेंट तो घटा हुआ भी नहीं, जो था वही मिलेगा। क्लियर। अब हम लोग बातें करेंगे आर्टिकल 20 पार्ट 2। आइए देखा जाए। तो 20 पार्ट 2 में व्यवस्था दिया गया है डुअल पनिशमेंट का रेस्ट्रिक्शन, अर्थात किसी व्यक्ति को एक केस में जुडिशियरी एक ही पनिशमेंट देगी, एक से ज्यादा पनिशमेंट नहीं। और ध्यान दीजिए, जुडिशियरी का दिया गया पनिशमेंट यहां कहा गया मान्य है, एक्सिक्यूटिव नहीं। तो एक केस में एक ही पनिशमेंट। हमारी बातों को ध्यान दीजिए, मैं केस बोल रहा हूं, व्यक्ति नहीं। संभव है व्यक्ति एक है, केस अनेक हो। जैसे आपके सामने लेटेस्ट एग्जांपल है, आप याद कीजिए राम रहीम। राम रहीम एक व्यक्ति थे, एक सिंगल, लेकिन केस अनेक किए थे। तो जिस तरह के केस थे, अलग अलग केसेस में अलग अलग पनिशमेंट उन्हें मिला। तो मैंने बोला एक अगर केस है तो एक ही पनिशमेंट, एक से ज्यादा पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं, यानी डुअल पनिशमेंट का रेस्ट्रिक्शन है। एक केस में 2 दंड नहीं, दोहरे दंड को रोका गया है। आप लोग पिक्चर अगर देखते होंगे तो आप लोगों ने अंधा कानून फिल्म देखा होगा। फिल्म के डायरेक्टर ने डुअल पनिशमेंट का रेस्ट्रिक्शन, दोहरे दंड के रोक को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन इस क्लास के माध्यम से भी आप समझ ही गए होंगे। आइए देखा जाए। अब 50 आर्टिकल 20 के पार्ट 3 की बात करते हैं। 20 पार्ट 3 में व्यवस्था इस प्रकार से, 20 पार्ट 3 में व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने अगेंस्ट एविडेंस विटनेस देने के लिए प्रेशर, दबाव नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से एविडेंस विटनेस देता है तो कोई बात नहीं, बट किसी भी तरह से कोई प्रेशर, दबाव नहीं दिया जा सकता। यह है व्यवस्था 20 पार्ट 3 में। अब आइए देखा जाए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये आर्टिकल होगा 21। तो आर्टिकल होगा 21। होगा प्राण और दैहिक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात किया जाए तो जीवन जीने के अधिकार को लेकर
सुप्रीम कोर्ट समय समय से डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ये 1987 में एक केस था श्रीपति दुग्गल वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट। श्रीपति दुग्गल बनाम महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट केस में ये 1994 में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया, एक केस था पी रत्नाम वर्सेज इंडिया यूनियन, पी रत्नाम बनाम भारत संघ। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाना चाहूंगा, इन दोनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेड डिसीजन दिया, एक ही निर्णय। क्या डिसीजन दिया समझिएगा। आपके कंट्री में यह व्यवस्था है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसका एक सेक्शन है 309। ध्यान दीजिए, मैं आईपीसी की बात कर रहा हूं, इंडियन पेनल कोड का, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो आईपीसी का एक सेक्शन है 309। अंडर दिस सेक्शन व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति सुसाइड आत्महत्या का अगर प्रयास करता है तो वह क्राइम अपराध माना जाएगा। यह आईपीसी के सेक्शन 309 में दिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में दिया 1987 और 1994 में कि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का भी अधिकार है, जब चाहे मर सकता है। और आईपीसी के सेक्शन 309 में सुसाइड आत्महत्या के प्रयास को जो क्राइम या अपराध माना गया है, यह कंप्लीटली पूर्णतः यह गैर संवैधानिक है, कंप्लीटली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आपके समाज, भारतीय समाज में बड़ा चर्चा का विषय बना, डिसीजन ही ऐसा था। लेकिन एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, कुछ समय के बाद जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया तो इससे बहुत ही डिफरेंट भिन्न निर्णय दिया। इस डिसीजन को पलट दिया, एक न्यू डिसीजन। एक कब की बात है, यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दिया इन 1997। केस था ज्ञान कौर, यह केस था ज्ञान कौर वर्सेस पंजाबी स्टेट। तो केस था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। बनाम पंजाब राज्य। और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया कि किसी व्यक्ति को इंडिया कंट्री में सिर्फ और सिर्फ जीने का राइट होगा, मरने का राइट नहीं होगा। और आईपीसी के सेक्शन 309 में सुसाइड आत्महत्या के प्रयास को क्राइम अपराध माना गया है। ये कंप्लीटली फुल्ली पूर्णतः कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है। तभी से हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ जीने का राइट है, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को मरने का राइट नहीं। कुछ और भी केस आपको सुना दूं तो आप क्लियर हो, समझिएगा। देखिए, एक डिसीजन आया दिसंबर 2015 में, 2015 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जैन धर्म के लोग जो संथारा एक विशेष प्रोग्राम चलते हैं, और जिस तरह से हम हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, उसी तरह से संथारा जो जैन धर्मियों का है वो भी उपवास रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 2015 में कि जैन धर्म के लोग का अगर उपवास के ड्यूरेशन में डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, तो आईपीसी के सेक्शन 309 में उसको क्राइम अपराध नहीं माना जाएगा। आगे समझिएगा, आगे व्यवस्था क्या दिया गया, अब उसको समझिए। आगे ये व्यवस्था दिया गया, ये नेक्स्ट मेरे ख्याल से 8-9 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसको सुनाना चाहूंगा। एक डिसीजन आया इस प्रकार से, यूथनेसिया इच्छा मृत्यु को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस गए, लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन जो दिया, यूथनेसिया को क्लासिफाई कर दिया, और क्लासिफाई करके दिया एक्टिव यूथनेसिया एंड पैसिव यूथनेसिया। यानी बीमार जो लोग रहते हैं दो प्रकार से, कोई ऐसा बीमार है, सीरियस भयंकर स्थिति है, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के बल पर जिंदा है, अगर मेडिसिन रोक दिया जाए तो डेथ हो जाएगा। और दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं बीमार जो किसी यंत्र के बल पर जिंदा है, जैसे कोमा में, आईयूसी में होते हैं, अगर वहां से हटा दिया गया डेथ हो जाएगा। कोई हार्ट का पेशेंट है, पेसमेकर से चल रहा है, पेसमेकर निकालिए डेथ हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे रोग। तो ऐसे लोग जो किसी
यंत्र के बल पर जीवित हैं उनको माना सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथनेसिया, और इनके लिए इच्छा मृत्यु यूथनेसिया का अधिकार दिया, यानी यंत्र से हटा दिया जाए, इनका डेथ हो जाएगा। लेकिन मेडिसिन के बल पर जो जिंदा है उनको एक्टिव यूथनेसिया माना, और उनको अपने इच्छा से मरने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया। तो भयंकर स्थिति में जो बीमार होते हैं और अपने इच्छा से मरने के लिए जो केस हुआ था, एप्लीकेशन दिए, आवेदन किए, इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट सभी बीमार लोगों को नहीं, जो किसी यंत्र के बल पर चल रहे हैं उन्हीं के लिए मरने का, इच्छा से मरने का अवसर दिया, जो मेडिसिन के बल पर चल रहे हैं उनके लिए नहीं। तो ये आपने देखा। और इसी के साथ कुछ और मैं बातें बताऊं। आपके कंट्री में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। अटल जी की गवर्नमेंट ने 21 में न्यू राइट की व्यवस्था दिया, आर्टिकल 21A, और यह व्यवस्था इसमें दिया राइट टू एजुकेशन। हिंदी के लोग अनुच्छेद 21 को, और यह व्यवस्था इन्होंने दिया शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, और इसमें व्यवस्था दिया अटल जी की सरकार ने इसमें व्यवस्था दिया फॉर 6 years to 14 years children, to 14 years children, for 6 years to 14 year children, यानी हिंदी के लोग 6 वर्ष से लेकर वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो यहां पर यह व्यवस्था जो अटल जी की सरकार ने दिया, इसके लिए अटल जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट। और ये बात है 86 अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ, ये बात है 2002। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक न्यू राइट एडेड हुआ। कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, किस संशोधन के द्वारा किया गया? आपका जवाब, कब यह किया गया? आपका जवाब है पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस अवस्था के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था है? ऑप्शन दिया था 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष। नेक्स्ट ऑप्शन था 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष। नेक्स्ट नन ऑफ दिस। तो आपको यहां भी कंफ्यूज कराता है किस अमेंडमेंट से, ये भी समझ गए, किसके शासनकाल, आर्टिकल भी पूछता है। लोअर पीसीएस यूपी में एक बार पूछा है कि राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था है, ऑप्शन देगा 4 आर्टिकल, उसमें आर्टिकल 21 दिया है तो गलत जवाब है। एग्जैक्ट होना चाहिए 21A, अनुच्छेद 21 को। अब समझ गए होंगे, ऐसे आपको उलझाता है। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल ये होगा 22। तो आइए देखा जाए, अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 22 की व्यवस्था इस प्रकार से देखिए। अनुच्छेद 22 में व्यवस्था है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसमें व्यवस्था दिया गया। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। लेकिन ये व्यवस्था हम लोग, आपका टाइम हो गया है 5 बज गया, तो या तो कहिए तो मैं क्लास आधे घंटे और क्लास ले लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सुबह तो क्लास हुई थी आप लोगों की, कैसे करेंगे? सुबह क्लास नहीं हुई थी भाई, बोलिए। सुबह क्लास हुई थी ना? चलिए क्लास हम रोक देते हैं, कोई बात नहीं, 5 बजे तक ही, ठीक है। थैंक यू।